हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 1, जो आपका प्रीलिम्स में यूनिट 1 ऐड हुआ है उससे संबंधित। इसके पहले हम एक लेक्चर देख चुके हैं आपका प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो आपका विचार है उसके बारे में मैंने थोड़ी चीजें आपको बताई हैं। मैंने ये भी बताया है कि वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं उस टॉपिक से, लेकिन आपको मैंने ओवरऑल विचार बता दिया है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतवर्ष। जब मैं शुरुआत करूंगी तो सबसे पहले मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगी कि हमारा टॉपिक क्या है। अगर एमपीपीएससी को सीधे सीधे आपको याद कराना होता है एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका संकल्पना और विचार ये नहीं लिखती, सीधे सीधे बता देती प्राचीन काल से लेके आप पूरा हिस्ट्री कवर करिए, है ना। यहाँ पे आपको जो टॉपिक है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है संकल्पना और विचार, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। हमें आइडिया पे बात करनी है। इसके पहले जो आपका भारतीय ज्ञान परंपरा थी, हमारा जो एंशिएंट इंडियन नॉलेज था, उसके बारे में हमने उसके विचारों पे बात करी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भारतवर्ष। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा कहानियां नहीं बना पाती, मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती कि बिल्कुल घुमाऊं किसी बात को, मैं डायरेक्टली बताती हूँ। मतलब आप शुरू से लेके लास्ट तक मेरा जो भी वीडियो देखेंगे, मुझसे फालतू की बातें नहीं होती हैं कि मैं यहाँ वहां घुमाऊं फिर लास्ट में बताऊं, और मैं लास्ट में बताऊं भी नहीं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से। तो मतलब ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा इन्हीं चीजों को सर्च कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें कहानियां सुनने में मजा आ रहा होता है, चाहे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं हो। लेकिन मेरा क्या रहता है, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपके एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें क्योंकि एग्जाम निकालना है, तो मैं उसी पे फोकस होके चलूंगी। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष के आइडिया के बारे में हमें पढ़ना है। भारतवर्ष का विचार क्या है, कहाँ से आया, और मतलब हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं वहां पे हमें इसके बारे में क्या क्या विचार मिलते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक ये है। इसके साथ ही देखेंगे कि क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का है ये टॉपिक। मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है हिंदी में मिलेंगी, तो इंग्लिश वाले परेशान ना हो, क्योंकि ये चीजें आपकी समझने वाली है ना। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ब्राह्मी एकेडमी का, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसके साथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ समझने में। तो आपका जो ये पारंपरिक और पौराणिक हिंदू साहित्य में भारत को भारत खंड कहा गया है। मतलब भारत की बात हम क्या कर रहे हैं कि पूरे भारत खंड की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी जो वर्तमान हम इंडिया देखते हैं, वो पुराने टाइम पे वो मतलब इंडिया नहीं था। उसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ये बांग्लादेश, ये सारा इंक्लूड था। ठीक है, तो पौराणिक कथाओं में हम भारत को मतलब भारत खंड की बात करते हैं, पूरे के पूरे भारत खंड की बात करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में, जो आपका समुद्र वाला एरिया है उसके उत्तर में, तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित क्षेत्र है उसकी बात करते हैं हम भारतवर्ष में। अच्छा, हम यहाँ पे पुराणों की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी गई थी, आपके वैदिक काल में लिखी गई है ना, आर्यों ने लिखा है। तो आर्य कहाँ पे निवास करते थे, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आर्य निवास करते थे, इस वाले एरिया में। उन्होंने पहले स्टार्ट किया सिंधु नदी के आसपास रहना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए कुरुक्षेत्र वाला एरिया, फिर उसके बाद गंगा यमुना का मैदान। वो इस वाले एरिया में नहीं आए थे। हमें कैसे पता चलता है कि नहीं आए थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में वर्णन नहीं किया है, इन चीजों का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, जिनका जिक्र किया है जैसे कि सप्त सैंधव, आपकी जो 7 नदियां हैं, सिंधु, उसकी सहायक नदियां, सरस्वती, उनके बारे में लिखा है, तो हमें पता चलता है कि ठीक है ये एरिया उनका निवास स्थान रहा होगा। फिर उसके बाद वो आगे बताते हैं, उत्तर वैदिक काल में कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो काशी वगैरह सब आपका ये गंगा यमुना मैदान की बात करते हैं। तो फिर हमें पता चला कि ठीक है भाई, इस वाले एरिया में भी वो निवास करते रहे होंगे। तो आपको पता है कि उनसे रिलेटेड, आपके वैदिक काल से रिलेटेड हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो हम वैदिक ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा, है ना। एग्जैक्टली तो हमें कुछ पता नहीं है उनके बारे में। तो ऐसे ही ब्राह्मण, आपके विष्णु पुराण में लिखा है भारतवर्ष के लिए कि समुद्र के ऊपर वाला और हिमालय के नीचे वाला जो भाग था वो आपका था भारतवर्ष। ठीक है,
यहाँ पे हमें विचार पढ़ने हैं, एग्जैक्टली तो कुछ हमें पता नहीं है, तो हमें अलग अलग ग्रंथों के, अलग अलग विद्वानों के विचार पढ़ने हैं, ठीक है, हमें क्योंकि विचारों पर ही बात करनी है। फिर बात करते हैं, भारतवर्ष जो है भारत राष्ट्र का प्रतीक है, मतलब हम एक पूरे पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ मतलब वहां पे आपकी संस्कृति आ जाएगी, उसके अलावा जो एरिया है, वहां के लोग हैं, उन सब की बात कर रहे हैं आपके भारतवर्ष में, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है, भारत एक सार्वभौमिक सम्राट था, मतलब एक सम्राट था भारत नाम का, सार्वभौमिक सम्राट था, बहुत बड़ा सम्राट था, जो चारों दिशाओं में फैले विशाल क्षेत्र को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। तो वो मतलब ऐसा माना जाता है ऐतरेय ब्राह्मण में कि भारत नाम का क्या था, एक सम्राट था जिसने चारों दिशाओं में जीत लिया था एरिया और एक विशाल साम्राज्य की निर्माण किया था, उसके नाम से भारतवर्ष नाम लिया गया, ठीक है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में आपको मिलेगा। उसके बाद एक पौराणिक कथा के अनुसार मानव जाति के आदि पुरुष जो थे आपके मनु, उनके शासित भूमि का नाम भारतवर्ष रखा गया, तो ये आपका पौराणिक कथा है। उसके अलावा जैन ग्रंथ के अनुसार जो आपके ऋषभ देव थे, पहले जो आपके तीर्थंकर थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भारत, तो मतलब उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, उसके नाम पे भी मतलब जो एक गुणी व्यक्ति थे आपके भरत और एक महान तपस्वी भी थे, तो शायद उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा होगा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं अलग अलग ग्रंथों से अनुमान लगा रहे हैं। पौराणिक कथाओं में मिला कि शायद मनु जहां जहां शासन कर रहे थे उसका नाम शायद भारतवर्ष रखा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने आपको यहाँ बताया कि एक भारत नाम का बहुत बड़ा सम्राट था जिसने बहुत बड़ा एरिया जीता, विशाल साम्राज्य बनाया, उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन जो आपके जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ ये मानते हैं कि जो आपके ऋषभ देव थे उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र, जिनका नाम था भारत, वो भी बहुत गुणी थे, तपस्वी थे, तो शायद उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके अंदाज। फिर भारतवर्ष जो है वो क्या है, एक महाद्वीप, भारत का आप यहाँ पे देखिएगा, भारत मतलब एक महाद्वीप, भा का मतलब हो गया प्रकाश और ज्ञान, और यहाँ पे रता का मतलब हो गया तो को समर्पित, मतलब भारतवर्ष क्या है, प्रकाश या ज्ञान को समर्पित महाद्वीप, तो उस टाइम पे हम महाद्वीप ही मानते थे उसको। तो ये भारतवर्ष का आप क्या बोलते हैं, मतलब निकालते हैं भारत का, कि भारत कहाँ से नाम आया होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या मतलब निकालते हैं, ये अवधारणा जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलग अलग अवधारणा है। आपके हिंदू परंपरा में 3 जो आपके अलग अलग युग हुए, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, तो अभी का नहीं मान रहे हम, कलयुग को छोड़ के 3 युगों में अलग अलग आपको क्या मिलेगा, नाम मिलेंगे, भरत नाम के व्यक्ति मिलेंगे। तो बहुत सारे ये जो आपके शास्त्रीय दृष्टिकोण, मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अलग अलग नाम के अलग अलग समय में, अलग अलग काल में जो आपके भरत नाम के व्यक्ति हुए हैं, भरत नाम के राजा हुए हैं, उनके नाम पे शायद ये भारतवर्ष पड़ा होगा नाम, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जब हम सतयुग की बात करेंगे, सतयुग में आपके ऋषभ देव के पुत्र थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिनसेना की आदि पुराण, जिनसेना जी ने आदि पुराण लिखी थी, उनमें जैन इतिहास का एक साथ 3 महान घटनाएं घटी। ऋषभ देव ने ज्ञान प्राप्त किया, पहले जिन बने, और उनके जो पुत्र थे भारत, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहलाए वो, मतलब ऋषभ देव जो हैं वो जिन कहलाए, मतलब वो क्या हुआ, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और वो जिन कहलाए। ये जैन धर्म से संबंधित मैं बता रही हूँ आपको, है ना, जैन धर्म की ये अवधारणा है जो कि सतयुग से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऋषभ देव जी को ज्ञान मिलता है, वो जिन कहलाते हैं, उनके जो बड़े पुत्र होते हैं वो कहलाते हैं सम्राट, चक्रवर्ती कहलाते हैं, और उनका जब एक भरत जी का पुत्र हुआ एक, तो वो आगे इक्ष्वाकु वंश को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये जो भरत है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके ऋषभ देव के ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, कुछ लोगों का मानना है, स्पेशली जो आपके जैन साहित्य हैं उनका मानना है कि भारतवर्ष नाम जो है इनके नाम पे पड़ा होगा, जो आपके भारत थे ऋषभ देव के बड़े पुत्र, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है त्रेता युग के बारे में। दूसरे भारत का जन्म होता है त्रेता युग में, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और राम जी के छोटे भाई, जो आपके राम जी के भाई थे वो थे आपके भरत। तो भरत जी त्रेता युग में आता है, उनका नाम कि शायद उनके नाम पे पड़ा हो, क्योंकि राम जी के बाद जो आपके भरत थे वही क्या थे, आदर्श पुरुष थे, प्रेम हो गया, भक्ति हो गया, भाईचारे, इन सब का क्या था, वो मूर्त रूप थे, है ना। भरत जी ने भाईचारा भी दिखाया है, प्रेम भी, भक्ति, सारी चीजें दिखाई हैं, तो उसके कारण मानते हैं कि शायद त्रेता, आपके जो त्रेता युग के भरत थे उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा होगा। उसके बाद क्या आता है, ये भी है कि इनका गुण देखिए, अवैध रूप से जीते गए राज्य का यह राजनीतिक त्याग एक अद्वितीय हिंदू नैतिकता है। मतलब हमारे यहाँ आप देखेंगे मध्यकालीन में
मतलब अपने बहुत सारे ऐसे आपको इसमें भी मिलेंगे, प्राचीन इतिहास में भी ऐसे मिलेंगे केसेस, लेकिन मध्यकालीन में आप देखेंगे कि फिक्स नहीं होता था राजा कौन बनेगा। तो ये जब आपका राजा बनना होता था तो बेटे क्या करते थे, पापा की हत्या कर देते थे या अपने भाइयों को मार देते थे और फिर राजा बन जाते थे। अशोक के टाइम पे भी आप देखेंगे ये, लेकिन आप यहाँ पे फिर मतलब मध्यकाल में तो कंटिन्यूअसली देखेंगे। यहाँ पे भरत जी ने सबसे ज्यादा नैतिकता दिखाई कि उन्हें राज्य मिल रहा था पूरा पूरा, फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो अवैध रूप से मिला है ना, इसलिए उन्होंने त्याग किया और राम जी का वेट करते रहे। तो ये हमारी हिंदू नैतिकता दिखाता है। उसके बाद श्री राम के बाद दूसरे स्थान पर धर्म और आदर्शवाद को बताया है किसने, भरत जी ने। तो राम जी के बाद जो सबसे मतलब आदर्श पुरुष हुए हैं आपके रामायण वाले टाइम पे, वो कौन है, आपके भरत जी हैं। ठीक है, धर्म और आदर्शवाद को प्रत्येक भारत को माना जाता है। मतलब यहाँ पे आपके जो भरत जी थे, आदर्शवाद का प्रतीक है, ये प्रतीक जो है वो भारत जी को माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम बात करें, एक हमने बात कर ली किसकी, ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत की, उनके नाम पे हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई त्रेता युग में जो आपके राम जी के भाई हुए थे भरत, वो भी एक आदर्श पुरुष थे। उन्होंने मतलब अवैध रूप से उनको मिल गया था राज्य, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने प्रेम, धार्मिक चीजें, भाईचारा, सारी चीजें क्या की, बहुत ज्यादा प्रमोट की हैं। तो शायद उनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा भरत जो है आपके, उनका जन्म द्वापर युग में होता है, शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र के रूप में। जो आपके कालिदास जी हैं जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, उन्होंने मतलब उनके प्रेम को अमर कर दिया, मतलब प्रेम जो है उनका बैकग्राउंड बताया है। लेकिन ये कब के थे, ये द्वापर युग की कहानी है, शकुंतला और राजा दुष्यंत की। इनके पुत्र का नाम भी रहता है भरत, और बाद में भारत का सबसे महान राजा माना जाता है। उन्होंने सेवा, वीरता, दान की मूल्य को मूर्त रूप प्रदान किया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आपके द्वापर युग में शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पे शायद रहा होगा आपका भारतवर्ष। ठीक है, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप दशराग युद्ध पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे क्या होते हैं, सुदास, राजा सुदास होते हैं। ठीक है, राजा सुदास, और उनकी लड़ाई होती है। युद्ध किससे होता है, युद्ध होता है 10 अन्य राजाओं से। ठीक है, अन्य राजाओं से होता है, जिसमें आर्य और अनार्य दोनों होते हैं शामिल। तो सुदास जी जो है वो जीत जाते हैं युद्ध। ठीक है, ये जीत जाते हैं। तो ये किस कबीले के होते हैं, भरत कबीले के होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे वैदिक जो आपका पूरा का पूरा टाइम है, उसमें सबसे पहले ऋग्वेद में आपका ये वर्णन आता है किसका, दशराग युद्ध का, जिसमें आपके भरत कबीले के सुदास राजा जीत जाते हैं। तो ये भी माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली कौन थे, आपके भरत कबीले वाले। तो उनके नाम पे भी क्या हो सकता है, भारतवर्ष नाम पड़ सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम वैदिक टाइम से ही पूरी बातें करने चालू करते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पहले जो आपका वेद है ऋग्वेद, उसी में सबसे पहले प्रमाण मिलता है किसका, दशराग युद्ध का, जिसमें भरत कबीला सबसे शक्तिशाली था और जिसने मतलब अपने जो आसपास वाले ये जो 10 आपके अन्य राजा थे उनको हराकर उनका एरिया भी बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था। तो ये सारी चीजें करने के कारण शायद इस भरत वंश के कारण आपका नाम पड़ा हो भारतवर्ष। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कॉन्सेप्ट, आइडियाज थे भारतवर्ष के। भारतवर्ष का विचार था कि किन किन चीजों के कारण आपका भारत नाम पड़ा होगा। एक तो राजा दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र, दूसरा राम जी के भाई भरत, तीसरा आपके ऋषभ देव जो है उनके बड़े पुत्र भारत। उसके अलावा जो आपके सुदास होते हैं ऋग्वेद में जो दशराग युद्ध में जिनका वर्णन है वो भरत कबीले के थे, तो उनके कारण भी नाम पड़ सकता है भरत। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्सेप्ट, आइडियाज हैं भारतवर्ष नाम के पीछे। ठीक है, फिर एक चीज आपको देखना है कि विभिन्न पुराणों की सामग्री के अनुसार जो आपका भारतवर्ष था एक भूमि थी जो जम्बू द्वीप, आपको ये नाम भी मिलेगा भारत के लिए। तो जम्बू द्वीप नामक एक बड़ी इकाई का हिस्सा था। आप ऐसा मान लिए कि जम्बू द्वीप जो है इतना बड़ा इलाका है जम्बू द्वीप, तो उसमें से एक छोटी इकाई है आपकी यहाँ पे भारतवर्ष। ठीक है, तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था आपका भारतवर्ष। ठीक है, तो ये एक भूमि होती थी। फिर यहाँ पे जम्बू द्वीपवा पर भारतवर्ष को 7 संकेंद्रित द्वीपों का भाग माना जाता था। मतलब इसमें 7 द्वीप होते थे, उसमें से एक आपका भारतवर्ष भी था। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, कि
पुराणों में क्या मिलता है, जम्बू द्वीप का एक छोटा सा भाग था आपका भारतवर्ष। आगे देखिए, ये जो आपको नाम मिलेंगे, ये अलग अलग नाम मिलेंगे आपको जब हमारे यहाँ आर्य आते हैं। हमने मतलब यही थ्योरी एक्सेप्ट कर रखी है कि आर्य बाहर से आए थे। आर्य बाहर से आए थे तो वो जिस एरिया में रहते थे उस एरिया के बारे में हमें जो जानकारी मिलती थी उसके यहाँ पे अलग अलग आपको नाम मिलेंगे। सप्त सैंधव, ब्रह्मावर्त या ये आपका ब्रह्मवर्त भी हो गया, ठीक है, मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त प्रदेश, ये आपको नाम मिलेंगे अलग अलग। इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में ही ऐसे आपको लिखा रहेगा सप्त सैंधव ब्रह्मर्षि देश, है ना, बस वो आपका रोमन लिखा रहेगा। तो सबसे पहले तो देखना है कि ये इलाका कौन सा था। आपके आर्य आए, जब आर्य बाहर से आते हैं तो याद रखिएगा वो किस इलाके से आते हैं, वो यहां से आएंगे, है ना। तो सबसे पहले वो आके रुकते कहां पे हैं, जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां प्लस सरस्वती, इन नदियों के बारे में हमें मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको मिलेगा नदी सूक्त, वहां पे मिलेगा आपको सप्त सैंधव के बारे में, ठीक है। तो सप्त सैंधव मतलब ये वाला इलाका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो आपके आर्य थे वो इस इलाके से आए रहे होंगे और सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने निवास किया होगा, ठीक है। तो सप्त सैंधव मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्लस सरस्वती, ये वाला जो आपका इलाका था, इस इलाके को बोलते हैं सप्त सैंधव, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मेनली पूछा जाएगा इलाके के बारे में कि ये जो आपका एरिया था ये किस एरिया को वर्तमान में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा और पूछने के ज्यादा कुछ चांस ऐसे बन नहीं रहे, है ना। तो यहाँ पे सप्त सैंधव पूछेगा मतलब यहाँ पे जो आपका सिंधु सरस्वती और उसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, ये जो इलाका था जहां आर्य सबसे पहले आके रुके थे। हमें कैसे पता चला कि सबसे पहले आके रुके थे, क्योंकि सबसे पहला आपका ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें मिलता है नदी सूक्त, जिसमें इन नदियों के बारे में पता चलता है। उसके अलावा नदी सूक्त में हमें 25 नदियों का वर्णन मिलता है, उसमें काबुल मतलब अफगानिस्तान की नदियों का भी वर्णन है ना, पाकिस्तान में, और ये सिंधु नदी का भी वर्णन है। इसलिए हमें पता चलता है कि ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो इलाका था यहाँ पे सबसे पहले रहे होंगे आर्य आके, ठीक है। फिर आपका ब्रह्मवर्त देश जो है, ब्रह्मवर्त देश जो है, जैसे ही आर्य आगे बढ़े, मतलब उन्होंने इलाका थोड़ा सा और जीता, कबीले थे छोटे छोटे तो इलाका और जीता, और जैसे ही आगे बढ़े तो जो आपका कुरुक्षेत्र के निकट हरियाणा वाला इलाका है, मतलब आपके अब मध्य आपके इंडिया में एंटर कर गए, तो जो हरियाणा वाला इलाका है वो कहलाया आपका ब्रह्मवर्त देश, ठीक है। फिर आता है आपका मध्य देश। मध्य देश कौन कौन सा है, हिमालय और विंध्याचल के बीच, ये जो मध्य वाला इलाका है ना, हिमालय और आपके विंध्याचल के बीच, ये इलाका कहलाया आपका मध्य देश। वैसे भी मध्य देश आपका कौन सा, मध्य बीच वाला इलाका ही मध्य देश कहलाएगा, तो हिमालय और विंध्याचल के बीच वाला इलाका हो गया आपका मध्य देश। हरियाणा और उधर साइड वाला इलाका आपका है ब्रह्मवर्त देश, ठीक है, ब्रह्मवर्त। फिर ब्रह्मर्षि जो आपका इलाका है, ब्रह्मर्षि देश, ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र है, ये गंगा यमुना मतलब, और आपको ब्रह्मर्षि देश बाद में मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में जब आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ पुराण देखेंगे, वहां पे आपको गंगा यमुना के बारे में मिलेगा। ऋग्वेद में आपको पता है कि गंगा यमुना के बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं मिलती, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो उस इलाके में रहते थे, सप्त सैंधव वाले में, जहां पे उन्होंने नदियां बहुत सारी बताई हैं। इस गंगा यमुना के बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं बताई, मतलब वहां तक वो लोग अभी नहीं पहुंचे थे, ठीक है। फिर जब यहाँ पे गंगा यमुना वाले इलाके में वो कब्जा कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं और अपने ग्रंथों में उसके बारे में लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ठीक है, आर्यों का कब्जा यहाँ तक हो गया, अब इसको हम बोलते थे ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। ब्रह्मवर्त आपका पहले है, ब्रह्मर्षि बाद में है, ठीक है। फिर हो गया आर्यावर्त देश। ये जो आर्यावर्त प्रदेश था आपका, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग था, जैसे कि विद्वान अलग अलग मानते हैं। जब शुरू में आर्यावर्त देश का मतलब है जहां आर्य निवास करते थे, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान। अब आर्य जहां जहां निवास कर रहे थे उस इलाके को आर्यावर्त कहते हैं। जैसे शुरू में वो सप्त सैंधव वाले इलाके में थे, तो ये इलाका आपका आर्यावर्त के अंतर्गत आ रहा था। फिर जैसे ही आगे बढ़े ब्रह्मवर्त, मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश, तो ये वाला इलाका फिर आपका आर्यावर्त के अंतर्गत आने लग गया, ठीक है। तो आर्यावर्त जो है वो फिक्स नहीं था इलाका, ठीक है। ये जहां भी आर्य निवास कर रहे थे, तो पहले आपको ऋग्वेद के टाइम पे सप्त सैंधव वाला इलाका वो आर्यावर्त कहलाएगा। उसके बाद आप उपनिषद में देखेंगे तो ये गंगा यमुना तक पहुंच गए थे, तो गंगा यमुना तक इलाका आपका आर्यावर्त कहलाया, क्योंकि आर्य वहां तक निवास कर रहे थे,
तो इसका मतलब समझिएगा कि जो आर्य जहां तक रह रहे थे, है ना, जहां तक वो लोग अपना निवास बना रखा था, वो इलाका कहलाता था आर्यवर्त प्रदेश। ठीक है, इसलिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी एरिया जो है वो डिफाइन था। तो इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस मतलब जान के रखिए आर्यवर्त का क्या मतलब था, जहां पे आर्यों का निवास स्थान था। ठीक है, फिर जो आपका ये मध्य देश है, कभी कभी कहते हैं, मतलब कुछ जगह आपको मिलेगा कि मध्य देश और आर्यवर्त जो था वो लगभग सेम ही था, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला जो इलाका, मध्य वाला इलाका है, वहीं लगभग आपका आर्यवर्त वो पूरा इलाका है। तो कहीं कहीं पे आपको मध्य देश और आर्यवर्त मिलेगा, सेम ही इलाका था, आस ही पास का। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन मुद्दे की बात, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि इनके इलाके के बारे में पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि हमें अलग अलग, मतलब वही अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या नाम मिले हैं। ये सारे नाम सीधी बात है पुराणों में, उपनिषद में, ब्राह्मण ग्रंथ और आपके ऋग्वेद, वेदों में, ये सारे उसमें नाम मिले हैं। तो सीधी बात है, ये नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, हम इस इलाके की बात कर रहे थे कि जब यहां से आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सप्त सैंधव प्रदेश मिलेगा। सप्त सैंधव प्रदेश ये ऋग्वेद के टाइम पे मिलेगा, क्योंकि ऋग्वेद में इन्हीं यहाँ के इलाकों की नदियों का वर्णन है। फिर उसके बाद जैसे ही बढ़ेंगे तो हो गया आपका ब्रह्मवर्त प्रदेश या देश। ठीक है, फिर ये जो बीच वाला इलाका था विंध्याचल तक का, ठीक है, ये आपका विंध्याचल तक का जो इलाका था वो कहलाएगा आपका मध्य देश। फिर उसके बाद जब हम गंगा यमुना वाले पूरे मैदान तक पहुंच गए तो आपका हो गया ये ब्रह्मर्षि देश। और ये पूरा इलाका आपका अलग अलग टाइम पे क्या कहलाता है, आर्यावर्त प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आर्यावर्त फिक्स नहीं है, जहां जहां आर्य रहे, जहां जहां आर्यों का निवास बढ़ता गया तो उस इलाके को फिर वो कहने लग गए आर्यवर्त। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक चीज आपको और जाननी है, पुरातन साहित्य में भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो 5 भागों में किया गया है पुरातन टाइम में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भारतवर्ष का विचार, हम यही पढ़ रहे हैं ना, भारतवर्ष का विचार। तो भारतवर्ष के विचार में हमने अलग अलग नाम देख लिए, अलग अलग लोकेशन देख ली कि वैदिक टाइम पे क्या क्या बोलते थे किस एरिया को। हमने ये देख लिया कि जो भारत नाम है ये कहाँ से आया होगा, उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको जानना है कि जो आपके पुरातन साहित्य थे वहां पे भौगोलिक विभाजन भारत का, क्योंकि भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, भौगोलिक विभाजन 5 भागों में था। जो आपका उत्तर वाला भाग था वो उदीच्य कहलाता था। तो अगर उत्तर वाले भाग में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है ना, हिमालय वाला थोड़ा पाकिस्तान वाला इलाका, वो पूरा भाग जो है उदीच्य कहलाता था। याद कैसे करेंगे, और याद रखिएगा उत्तर मतलब आपका नॉर्थ, और इंग्लिश वालों को भी ऐसे ही पढ़ना है, उदीच्य, इसको बस रोमन में कर लेना है। ठीक है, उदीच्य हो गया आपका नॉर्थ, उत्तर वाला भाग। पश्चिम मतलब आपका वेस्ट, वेस्ट में हो गया आपका प्रतीच्य। आधा चा ये तो आपका कॉमन है, बस याद रखिएगा। उ से हो गया उत्तर और प्रति से हो गया आपका पश्चिम, प्रति से हो गया पश्चिम, उ से हो गया उत्तर, तो उदीच्य प्रतीच्य। फिर आपका पूर्वी भाग, पूर्वी मतलब आपका ईस्ट, पूर्वी वाला भाग कहलाया प्राच्य। ठीक है, तो प्राच्य कहलाया पूर्वी वाला भाग। फिर मध्य भाग मतलब सेंट्रल पार्ट जो है वो कहलाया मध्यम। अब मध्यम निकाय पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ में, सेम वही वाला है मध्यम। और दक्षिण जो है, दक्षिण कहलाया दक्षिणा पथ। तो सीधे सीधे नाम है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला कहलाया आपका उदीच्य, साउथ वाला कहलाया आपका दक्षिणा पथ, आपका जो इधर पूर्व वाला है वो कहलाया प्राच्य, आपका जो पश्चिम वाला है वो कहलाया प्रतीच्य, और जो सेंट्रल वाला भाग है वो मध्य वाला भाग, तो मध्य वाला कहलाया मध्यम। वैसे भी आप देखेंगे माँ से माँ मैच कर रहा है ना, तो मध्य कहलाया आपका मध्यम। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यम। तो आपको क्या करना है, रिलेट करने के लिए, वैसे भी उ है और माँ है, ये तो रिलेट ही हो गया। पश्चिम से आपको बस याद रखना है कौन सा, प्रतीच्य। ठीक है, प्रतीच्य पश्चिम, प्राच्य आपका उत्तर। ठीक है,
उसके अलावा आपको आज अगर देखेंगे इंडिया को कि कितने भागों में डिवाइडेड है, तो आपको हिमालयन वाला पार्ट मिलेगा, फिर ग्रेट प्लेन महान मैदान मिलेंगे, फिर पेनिनसुलर इंडिया पूरा का पूरा मिलेगा, आइलैंड्स मिलेंगे। लेकिन ये आपके प्राचीन साहित्य में ऐसे डिवाइड था आपका भारत, ठीक है। तो हम पूरा भारतवर्ष पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था भारतवर्ष का, कहां कहां से नाम आने की संभावना है। इसके अलावा आप जैसे पढ़ते हैं कि हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, है ना, हमारा आया पहले हिंदुस्तान, उसके अलावा इंडिया, है ना, इंडिया। तो आपको पता है कि जो आपके जब यूनानी यूरोपियंस आते हैं तो वो इंडस बोलते हैं, सिंधु को बोलते हैं इंडस, और इंडस से आया आपका इंडिया। ऐसे ही जब अरब के आते हैं तो अरब जो है सिंधु को बोलते हैं हिंदू, है ना। आपके जो पड़ोसी आए थे वो सा को हा बोलते थे, तो सिंधु की जगह हो गया आपका हिंदू, और यहां से हिंदू से हो गया आपका धीरे धीरे हिंदुस्तान। तो ये चीजें जो है भारतवर्ष से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट भारत नाम ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो आपको भारत पे फोकस करना है कि भारत जो है वो कहां कहां से नाम हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि कहां कहां से नाम लिया गया है। उसके अलावा ये आपका डिवीजन, जो भौगोलिक विभाजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, पहले कैसा था। उसके अलावा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये अलग अलग टाइम पे जो नाम थे अलग अलग, वो किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा अकेडमी का, तो आप कॉल या मैसेज करके भी अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में।